नमस्कार, जय सीएलसी। मैं सुनील सोरान सीएलसी सीकर से और मेरे साथ आज मौजूद है झुंझुनू ज़िले के समसपुर गांव का एक चाहर परिवार का नौनिहाल, जिसने सीएलसी सिस्टम पे विश्वास किया। सीएलसी की जो भी बातें थी उसको अपने जहन में रखा, जो मोटिवेशन इसको सराउंडिंग से मिले उसको सर्वोपरि रखा और वर्ष 2026 नीट का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें अभी एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके ये एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की ओर अग्रसर होने जा रहा है। तो आज आपसे मिलवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आर्यन के चाचा श्री प्रमोद जी चाहर। अभी आर्यन है जो वर्ष 2026 में नीट में एक अच्छा स्कोर नीट का जोड़ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। तो पूरे सफ़रनामे को लेकर चलते हैं। झुंझुनू ज़िले का एक चाहर परिवार, समसपुर गांव का चाहर परिवार किस प्रकार सीएलसी सिस्टम से जुड़ता है, किस प्रकार फाउंडेशन के साथ यहाँ रहता है और किस प्रकार एक बार पुनः विश्वास करके अपने विश्वास को अडिग और अचल बनाते हुए एक अच्छे मुकाम की ओर अग्रसर होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, ये जो प्रेरणा स्रोत इस आर्यन के लिए रहा, कहीं ना कहीं ये प्रेरणा आपके थ्रू आई। आप प्रमोद जी चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, इन व्यूवर्स को आप अपने बारे में कंप्लीट बताते हुए, आपका इंट्रो, क्या आप काम करते हैं, तो एक बार कंप्लीट आपके बारे में बताते हुए सीएलसी के बारे में आपको कहाँ से पता चला, ये सफ़रनामा कैसे शुरू हुआ, इसकी बात करना चाहेंगे। ये सर मैं समसपुर गांव से हूँ। प्रमोद चाहर सीएमएच ऑफिस में ड्यूटी है मेरी। और मैंने सबसे पहले हमारे गांव का एक लड़का था, परिवार में ही है, अमन चाहर, वो उनका भी सिलेक्शन हुआ सीएलसी के माध्यम से, तो उन्होंने भी गाइड किया था उनके पापा ने। और फिर मैं फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ उनको, और बॉस को भी मैंने फॉलो कर रखा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल से? 5 साल से जुड़ा हूँ। बहुत टीम को फॉलो कर रखा मैंने सीएलसी को। तो उनसे मैं प्रेरित होकर सीएलसी में पहुँचा। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा इस सफ़रनामे की जो बुनियाद थी उसकी ओर आपको लिए चलता हूँ। प्रमोद एक्चुअल में मेरा मित्र भी रहा है। आप सीएमएचओ ऑफिस झुंझुनू में डाटा एनालिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं और बिफोर कोविड की यदि बात करूँ 2018-17 से लगभग अपन जानते हैं एक दूसरे को। तो अमन नाम का बच्चा सेलेक्ट हुआ आपके गांव से, उस अमन से एक प्रेरणा पुंज आपको मिली, तब आपने सीएलसी की ओर अप्रोच किया। क्यों? तो सीएलसी को चुनना, जब एक सिस्टम को चुना जाता है तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माहौल कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, सुरक्षा कैसी होगी, तो ये चीज़ें आपके भी दिमाग में आई होंगी। हाँ, तो मतलब क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, क्या क्या पाया है यहाँ पर? कैंपस में पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आने के बाद सभी जगह देख के पता चला कि ये कैंपस में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी है, रहने खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। इसलिए हमें प्रेरित होके यहाँ पे आर्यन को डलवाया था। एक प्रमोद जी, पेरेंट्स के मन में एक सवाल खड़ा होता है कि पहली बार घर से बाहर बच्चे को छोड़ रहे हैं तो नया एनवायरनमेंट होगा, बच्चे का ध्यान कौन रखेगा वहाँ पर, तो ऐसी कोई चिंता आपको भी हुई थी क्या? नहीं सर। अच्छा, मैंने तो पहले पता कर लिया था कि हॉस्टल की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप हॉस्टल की व्यवस्थाओं से प्रेरित होकर? जी हाँ, रिजल्ट आपके सामने थे ही, अमन का रिजल्ट था। रिजल्ट भी वीडियो वगैरह फेसबुक पे देखते हैं तो पता चल गया था कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। जी। और व्यवस्था भी अच्छी है यहाँ पे। तो कहाँ से एक सोच मिली, उस सोच को कैसे परवान चढ़ाया गया, और जिस व्यक्ति ने परवान चढ़ाया उसी से ही हम बात करते हैं। आइए मिलते हैं उस नौनिहाल से, उसके उस संघर्षों की कहानी को आपके सामने बयां करते हैं, जिस कहानी के तहत ये बच्चा आज मुकाम तक पहुंचा है। आइए बात करते हैं आर्यन से, जिसने सिस्टम के साथ जुड़कर इस मुकाम तक पहुंचने की एक सफ़रनामा जो शुरू किया था उसको एक अच्छी डगर के रूप में कंप्लीट भी किया है। तो आर्यन, आप सीएलसी के साथ में जुड़े, है ना? आपने 10th करने के बाद आपके चाचा ने आपको एक मोटिवेशन दे दिया कि हाँ, ये एक परफेक्ट सा प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा। तो आपका 11th-12th फाउंडेशन का क्या शेड्यूल रहा
और उस दौरान क्या पॉजिटिव चीज़ थी जिसने आपको 12th के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेट किया? क्या क्या अच्छी बातें आपने फाउंडेशन कोर्सेज के रूप में देखी? हाँ। तो 11th में आया मैं, तो 11th में जैसे जैसे टाइम चलता गया तो हमारा कोर्स जनवरी में ही हो गया था, लेकिन वहाँ पे छुट्टी नहीं दी थी, बीच में वैकेशन नहीं दिए थे। फिर वहीं से हमारी 12th चालू कर दी थी। फिर 12th का सिलेबस हमारा अगस्त के समथिंग हो गया था, अगस्त सितंबर के समथिंग। फिर वो छुट्टी नहीं दी थी, वो हमें लास्ट में काम आ गई रिवीजन के लिए। तो हमारा मतलब पहले मन में ये आया कि हमें छुट्टियां नहीं मिली, हाँ तो वो बुरा लगा तेरे को। हाँ पहले बुरा लगा। और फिर तो अगस्त 2024 की बात है, 12th का सिलेबस पूरा होना, हाँ वहाँ से फिर पूरी चीज़ समझ में आई कि फाउंडेशन कोर्स का बेनिफिट क्या है। हाँ। तो इसका बेनिफिट मतलब किस तरीके से मिला? फिर उसके बाद हमारे मिड सेशन हुए। मिड सेशन के बाद बायो केम फिजिक्स इको से मेरा रिवीजन एकदम बढ़िया हो गया था, और बोर्ड की प्रिपरेशन भी हमारी एकदम बढ़िया हो गई थी, जिससे कि प्लस पॉइंट मिला मेरे को। प्लस पॉइंट मिला सीरियसली। फाउंडेशन कोर्सेज का बेनिफिट कुछ इस प्रकार का बच्चे का रहा कि 11th का सिलेबस जनवरी में प्रमोद जी कंप्लीट हो जाना, जहाँ मार्च अप्रैल में जाकर नॉर्मल स्कूलिंग के सिलेबस कंप्लीट होते हैं। उसके ठीक बाद में 12th चालू कर देना, अगस्त में आते आते 12th कंप्लीट हो जाना। जैसे मैं आज के एग्जांपल की बात करूँ, आज कोई बच्चा 11th में एडमिशन लेता है तो 2026 है, हम 2027 की जनवरी में 11th पूरा कर देंगे, और और 2027 की अगस्त में 12th पूरा कर देंगे। बच्चे के पास 8 से 9 महीने रहेंगे, अपने 11th 12th रिवाइज भी कर लेगा, बोर्ड सब्जेक्ट के एडिशनल सब्जेक्ट भी बच्चा पढ़ लेगा, और इसके एडिशनली वो सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन भी कर लेता है। रिवीजन के लिए टाइम मिल जाता है। हाँ, प्रॉपरली रिवीजन के लिए, क्योंकि कहानी देखो रिवीजन की ही है यहाँ पर। कितनी बार रिवाइज बच्चा कर पाता है चीज़ों को, उतना ही वो एक परमानेंट मेमोरी के रूप में चलता चला जाएगा। फिर समय आया उस ड्रीम का जिसको सोचकर CLC तू आया था, क्यों? और उस ड्रीम का समय था 4 मई 2025, वो एग्ज़ाम दे के तू आया। अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद की कहानी बता, आंसर की आई, नंबर जोड़े, क्या कैसा पल था वो? मैं 4 मई की बात कर रहा हूँ, 4 मई की शाम थी, आंसर की से नंबर जोड़े, कितने मार्क्स जुड़े? 434। और लास्ट ईयर जैसा मैं बताना चाहूँ, कहीं से भी कंफर्मेशन मैसेज आ ही नहीं रहा था कि कट ऑफ एक्चुअल में क्या रहने वाली है, क्योंकि इस कोचिंग इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर आइडिया दे ही नहीं पा रहा था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कोई 590 है, कोई 600, कुछ ऐसे कट ऑफ बोल रहे थे। हमारे बॉस ने, आदरणीय इंजीनियर श्रवण CLC जिन्हें हम रेस्पेक्ट के रूप में बॉस के रूप में जानते हैं, प्रमोद जी, उन्होंने एक कट ऑफ निकाली कि ये पेपर जो है ये नीट 2016 के जैसा है, एक आइडिया दिया, और नीट 2016 से कंपेयर करते हुए उन्होंने कट ऑफ निकाल दी कि 520 के लगभग ये कट ऑफ जानी चाहिए। और जब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जब कट ऑफ गई ना, वो एक्चुअल में 525 नंबर थी। तो फिर ठीक है, नंबर जुड़ गए, 434। कट ऑफ के क्राइटेरिया से आप लगभग 125 नंबर दूर थे। फिर क्या सोचा कि अब और आगे क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आया? एक बार और करना चाहिए, और CLC से ही करना चाहिए, क्योंकि CLC मैंने 2 साल पढ़ ली थी, तो 2 साल मेरे को अच्छा लगा CLC में यहाँ का, कि लास्ट में ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना रिवीजन के लिए। हाँ। तो वो अच्छा CLC में अच्छा, मतलब तेरे दिमाग में सेट होगी बात कि मेरे 2 साल से एनवायरनमेंट शूट है यहाँ का, सही। और जिन टीचर से मैं पढ़ा हूँ उन्हीं से ही अगर मेरा रिवीजन होगा तो एक परफेक्ट ट्रैक की ओर चला जाएगा। तो कितना वेट किया था एग्जाम के बाद वापस ज्वाइन करने के लिए? 2 दिन वेट किया था, 2-3 दिन। मतलब फर्स्ट बैच में आप आ गए थे? हाँ, फर्स्ट बैच में आ गया। फर्स्ट बैच में बच्चा आकर CLC से जुड़ गया, और ये सफ़रनामा फिर अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। और आज 2026 में क्या स्कोर जुड़ रहा है? 665 नंबर। और आप सभी जानते हैं 665 नंबर नो डाउट एक बहुत अच्छा स्कोर है। एक अच्छी मेडिकल कॉलेज के लिए आप अप्रोच करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी, ढेरों सारी बधाइयाँ आप दोनों चाचा भतीजा को। और हम चाहेंगे कि आपकी ये जो मोटिवेशन है, ये जो एक अलग है शिक्षा के प्रति, ये इस प्रकार और भी नौनिहालों को मोटिवेट करें और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें एक अच्छा सा रास्ता दिखाएं। तो ये एक पूरा सफ़रनामा आपका रहा। अभी उन बच्चों के नाम तेरा क्या संदेश रहेगा जो बच्चे अभी मार्जिन केस में हैं, जो कट ऑफ क्राइटेरिया से थोड़ा सा दूर हैं,
तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा तेरा? कि मतलब 2-3 दिन में ही फर्स्ट बैच ज्वाइन कर लो ना तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, हाँ, उसका क्योंकि- उसका बेनिफिट क्योंकि क्या है? बेनिफिट वो लास्ट अब 2 महीने क्या है कि वो घर पे रहेंगे, वो 2 महीने अभी से आ जाएं तो वो लास्ट में 2 महीने उनके काम आ जाएंगे, रिवीजन तो वही 2-3 बार ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, बेनिफिट बात मिल है। जाएगा जैसे मेरे को ये मिला। इसको एक्सपीरियंस कहते हैं कि आज तो हो सकता है आप 1 महीना घर पे रह के गुजार दें, अभी आपके जहन में एक बात चल रही होगी तो अभी तो नीट दे के आए हैं, 30 दिन तक एक बार वेट कर लेते हैं, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, लेकिन ये फाइनल है कि अगली नीट की एग्ज़ाम 2 मई 2027 को ही होनी है। आप जितना डिले करेंगे वो डिले आपकी जो लास्ट के रिवीजन पीरियड है ना, जो 90 से 100 दिन हम बच्चे को रिवीजन करने के देते हैं, कहीं ना कहीं वो ड्यूरेशन ही कम होने वाला है। क्यों? तो बच्चों को अभी मतलब जो भी घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो एक सपना आप जहन में लेकर चले हो, निश्चित रूप से वो सपना 2027 में आपका पूरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में कि 2027 आपके भी घर कुछ इस प्रकार की खुशियाँ लेकर आए, इस प्रकार की मुस्कान आपके चेहरे पर भी आए, तो आपको फिर से लगना होगा, और ये पक्का है तपना भैया खुद को ही पड़ेगा। गाइडलाइन एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी है, बस आप अपने सपनों को जिंदा रखें और उन सपनों की ऊंची उड़ान के लिए वो जो जज्बात एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, उन जज्बातों को जगा कर रखना है। 11 मई से अगला बैच स्टार्ट होने वाला है और इस बैच का सिलेबस 15 जनवरी 2027 को कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट के वो 100 से 110 दिन बॉस के साथ की गई जो बच्चों की मेहनत है वो अपने आप बयां कर देती है कि किस प्रकार सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाता है। क्यों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री जय श्री